हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने सरफेस केमिस्ट्री में एक अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लिया है। हमने स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इन सब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने कुछ आइसोथर्म्स देखे थे, फ्रेंडली आइसोथर्म्स और लैंग्यूलर आइसोथर्म्स, वो देखे थे। उसके बाद में हमने दो न्यूमेरिकल किए हैं और उसके बाद में हमने कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम कैटालिस्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। देखो, कोई भी कैटालिस्ट में किस किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखता हूं, पहली है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? किसी भी कैटालिस्ट की कोई भी एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी कैटालिस्ट की एक्टिविटी उस कैटालिस्ट के बॉन्ड फॉर्मेशन को शो करती है कि कोई भी कैटालिस्ट मेरा कितना अच्छा केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। कि कोई भी कैटालिस्ट की एक्टिविटी क्या होगी? उसकी एबिलिटी होगी केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने की, मतलब कि वो कितना अच्छा से मेरा केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, आप देखो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है, हमको क्या पता किसकी कैटालिटिक जो एक्टिविटी हो ज्यादा होगी या कम होगी। तो जनरली देखें कि ग्रुप 5 to 11 कौन सा एलिमेंट है? सॉरी, कौन से ब्लॉक के हैं? ये है मेरे डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जनरली देखते हैं कि ग्रुप 5 to 11 में गुड कैटालिटिक एक्टिविटी, गुड कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, कि जनरली हम देखते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ग्रुप 5 to 11 के, इनमें जनरली कि देखते हैं कि ये अच्छे कैटालिस्ट होते हैं कंपेयर टू अदर एलिमेंट। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर हमको कुछ स्पेसिफिक पूछते हैं, ठीक है, तो ग्रुप 7 to 9 ये सबसे अच्छे कैटालिस्ट होते हैं। इनमें मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी क्या होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन की टाइप और बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी, किसकी? कैटालिस्ट की। वो उसकी एक्टिविटी होती है। ग्रुप 5 to 11 में ये याद रखना कि ग्रुप 5 to 11 में अच्छे कैटालिस्ट होते हैं। उनमें भी स्पेसिफिक पूछे तो ग्रुप 7 to 9 ये सबसे अच्छे कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, ये हुई मेरी पहली बात। अब देखते हैं, ये पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। दूसरा होता है सिलेक्टिविटी। दूसरा होता है सिलेक्टिविटी। देखो सिलेक्टिविटी क्या होता है कि देखो मेरे कैटालिस्ट है, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होती है किसी भी रिएक्शन को लेके।
समझ रहे हैं? किसी भी रिएक्शन को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है कि एक टाइप का कैटालिस्ट एक टाइप की रिएक्शन को ही कैटालाइज कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, देखो एग्जांपल देखते हैं, जैसे है CO प्लस H2। अगर इसको मैं ट्रीट कराऊंगा कॉपर ZNO के साथ, तो मेरा बनेगा CH3OH। ठीक है, इसके बाद में अगर इसको कॉपर, अगर अगली दूसरे कैटालिस्ट से अगर इसको कैटालाइज करवाऊंगा कॉपर से, ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा HCHO। लेकिन अगर मैं इससे निकेल से कैटालाइज करा दूं तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा CH4 प्लस H2। देख रहे हैं कि मेरा जो है रिएक्टेंट वो सेम है। ये क्या है मेरा रिएक्टेंट सेम है हर केस में, बस इसको मैं अलग अलग टाइप से कैटालाइज करा रहा हूं तो अलग अलग टाइप के मेरे प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिविटी, कि मेरा जो कैटालिस्ट है वो स्पेसिफिक है किसी रिएक्शन को लेके। ठीक है, इजी है। चलिए तो आगे चलते हैं, ये नोट कीजिए आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अब ये नॉर्मल कैटालिस्ट है, अब आएंगे हमारे एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं। एंजाइम कैटालिस्ट, देखो एंजाइम कैटालिस्ट से पहले पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मेरे एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम होते हैं मेरे नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या होते हैं एंजाइम मेरे? नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन हुआ, कोई एनिमल हुआ, इनमें सब में एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो इजी है, आप एंजाइम तो देख ही सकते हैं, फिर भी हम डिफाइन कर देते हैं। एंजाइम इज नाइट्रोजीनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, एंजाइम क्या मेरे? नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो जो अलग अलग टाइप के एंजाइम है, ये भी एक अलग अलग टाइप की रिएक्शन को कैटालाइज करा सकते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अब देखते हैं हम इसके टाइप ऑफ एंजाइम्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं इसको हम। पीछे से स्टार्ट करते हैं। Characteristics of enzyme catalyst, कि मेरे एंजाइम जो कैटालिस्ट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हाईली एफिशिएंट। जो मेरे क्या है एंजाइम कैटालिस्ट है वो हाईली एफिशिएंट होते हैं। तो पहला है हाईली efficient in nature। कैसे होते हैं नेचर में? हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट कैसे है? जैसे इसको डिफाइन करते हैं, देखो आप खुद समझ जाएंगे कि 1
enzyme molecule can catalyze almost 1 million reactant molecule in molecule per minute। ठीक, कि मेरा जो एक एंजाइम मोलिक्यूल है वो कैटालाइज कर सकता है कितने को, 1 मिलियन रिएक्टेंट मोलिक्यूल पर मिनट। की एक मिनट में एंजाइम कैटालाइज है वो 1 मिलियन रिएक्टेंट पार्टिकल को कैटालाइज कर सकता है। तो देखिए कितना एफिशिएंट तो है ही है कि एक जो मेरा एंजाइम है। तो इसीलिए मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जो कैटालिस्ट होते हैं उनका स्मॉल अमाउंट ही सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, थोड़ा अमाउंट डालेंगे काम हो जाएगा कैटालिसिस के लिए। ठीक है, अब देखो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा याद करने वाला है, ये प्लीज आप याद भी करें। इसमें कुछ रिएक्शंस आएंगी, ये रिएक्शन सारी सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड है मेरा हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर कि एक एंजाइम, जैसे मैंने अभी भी पढ़ाया था, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था, जो अभी CO+H2 वाला एग्जांपल देके बताया था आपने कि निकल जैसे हम चेंज कर रहे थे तो क्या बन रहा था, CH4+H2O बन रहा था। तो उससे पहले हमने कॉपर यूज किया था, कॉपर में क्या बन रहा था, HCl बन रहा था। मतलब कि जो मेरा कैटालिस्ट होता है ये स्पेसिफिक होता है इन नेचर। ठीक है, कि एक टाइप का एंजाइम एक ही टाइप की रिएक्शन को कैटालाइज कर पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं या फिर सीधा लिखते हैं एग्जांपल। देखो शुगर, इसको कैटालाइज कौन सा एंजाइम कराता है, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज और प्रोडक्ट क्या बनता है मेरा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, अगर शुगर लूंगा उसमें इन्वर्टेज एंजाइम डालूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोज जाइमेज, इससे मेरा प्रोडक्ट बनेगा C2H5OH प्लस CO2। थर्ड मेरा स्टार्च, स्टार्च। ठीक है, पहले ये कैटालाइज हुआ किसे, डाइस्टेज से, डायास्टेज। इससे मेरा प्रोडक्ट बनेगा क्या, माल्टोज, माल्टोज। ठीक है, अब माल्टोज बन गया तो देखो नाम सिमिलर से होते हैं, माल्टोज माल्टेज। अब मेरा एंजाइम कौन सा आएगा, माल्टेज, माल्टेज। ठीक है, और इससे मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं यूरिया प्लस वाटर। इसको मैं कैटालाइज कराऊंगा किससे, यूरिया को। देखो नाम सिमिलर है, जैसे मैंने बोला यूरिया को किससे करेंगे, यूरिएज से, यूरिएज। ठीक है, इससे मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH2 प्लस CO2। नेक्स्ट है मेरा मिल्क, जो आप पीते हैं, मिल्क। इसको मैं कैटालाइज कराऊंगा किससे, बताओ, दही को कर्ड में बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस।
बेसिलस। ठीक है, उससे आगे वाला ये आप याद रखें, आ सकता है प्रोटीन प्रोटीन ये चेंज होगा पेप्सिन के थ्रू। किसमें चेंज होगा? पेप्टिडेज में। पेप्टिडेज। आगे इसको फिर से मैं कैटेलाइज करूंगा किसमें? ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन में, और प्रोडक्ट बनेगा मेरा एमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। एक लास्ट एक और देखते हैं, स्टार्च। स्टार्च ये कैटेलाइज होगा किसके थ्रू? अमाइलेज के थ्रू। अमाइलेज के थ्रू होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा? शुगर। ठीक है, देखो रटने वाली चीजें हैं, रट ले। सीधा सीधा याद करना है, सीधा एग्जांपल बनाएगा, सीधा याद होगा तो सीधा टिक मार सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। देखो शुगर, शुगर किस में चेंज होगा? ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। किसके थ्रू? इन्वर्टेज के थ्रू। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में चेंज होगा? C2H5OH अल्कोहल में प्लस CO2 में। किसके थ्रू? ज़ाइमेज के थ्रू। स्टार्च कैसे होगा? डाइजेज के थ्रू। किसमें चेंज होगा? माल्टोज में। माल्टेज के बाद में किस में जाएगा? ये माल्टेज के बाद में जाएगा माल्टोज में, और माल्टोज के बाद में मेरा एंजाइम मिल जाएगा कौन सा वाला? माल्टेज। ठीक है, और प्रोडक्ट बनेगा मेरा ग्लूकोज। उसके बाद में देखते हैं यूरिया प्लस H2। इसमें कौन सा यूज होगा मेरा एंजाइम? यूरियस, और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा? NH2 प्लस CO2। नेक्स्ट देखते हैं हम मिल्क। मिल्क जो आप घर में भी यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस जो हमारा एंजाइम है वो यूज होता है कर्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन पेप्टिडेज में किससे चेंज होगा? पेप्सिन के थ्रू। पेप्सिन, उसके बाद में यूज होगा ट्रिप्सिन, और प्रोडक्ट बनेगा मेरा अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड होते हैं हमारे में? 20 अमाइनो एसिड। कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्च। स्टार्च किस में चेंज हो रहा है? शुगर में, बाय अमाइलेज। ये नोट कीजिए आप। कर लिया? आगे चलें। ठीक है, ये मेरा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये मेरा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब देखते हैं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसको मिटा दूंगा, मिटा देगा इसको भी। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरा ऑप्टिमम टेम्परेचर, या फिर इसको ग्रीन से लिखें। तीसरा है मेरा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कि मेरा जो भी कोई भी एंजाइम कैटालिस्ट है उसको वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज होना चाहिए, उसी के अंदर ये अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, तो जनरली एंजाइम कैटालिस्ट के केस में इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है 298 केल्विन टू 300 केल्विन रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट। ठीक है, इसको हम डिफाइन करें या आप कर लेंगे? थोड़ा कर देते हैं कि टेम्परेचर रेंज इन बिटवीन एंजाइम कैटालिस्ट वर्क efficiently। ठीक है, टेम्परेचर रेंज जिसके बीच में मेरा
एंजाइम कैटलिस्ट है वो अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है, तो टेम्परेचर रेंज क्या है जनरली, टेम्परेचर कहां से कहां तक होना चाहिए मेरा 298 केल्विन टू 300 केल्विन, इसके बीच में जो मेरा टेम्परेचर होगा तभी वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं फोर्थ, ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच, ठीक है, सेम वही चीज है टेम्परेचर की जैसे ही कि पीएच रेंज जिसके बीच में मेरा एंजाइम अच्छे से वर्क कर पाए, उसी को क्या बोलूंगा मैं, इसकी ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, तो इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि पीएच रेंज in between enzyme catalyst to work efficiently, जिसके बीच में मेरे जो एंजाइम है अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं पीएच रेंज कहां से कहां तक होनी चाहिए 5 to 7, ना ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज्यादा बेसिक होना चाहिए। 7 के ऊपर गया तो मेरा बेसिक नेचर बन जाएगा, और 7 के अगर ज्यादा नीचे चला जाएगा तो मेरा एसिडिक नेचर का बन जाएगा, तो उसमें भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इजी है ये भी। ठीक है, आगे देखते हैं कोएंजाइम या फिर एक्टिवेटर्स, इसको मैं इधर डिफाइन कर देता हूं। कोएंजाइम देखो सीधा लिखते हैं, कोएंजाइम और एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स, ठीक है, कोएंजाइम या फिर एक्टिवेटर्स। देखो कोएंजाइम या फिर एक्टिवेटर्स क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि एक्टिवेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो मेरा एंजाइम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे, उसको और अच्छे से काम करने के लिए प्रमोट करे, वही क्या होगा मेरा कोएंजाइम या फिर एक्टिवेटर्स। ठीक है, एक्टिवेटर्स क्या है कि जो मेरा एंजाइम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे, उसी को मैं क्या बोलूंगा एक्टिवेटर्स। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में मैं लिख सकता हूं, देखो जैसे K प्लस सोडियम, ठीक है, और एक और मैं लिख सकता हूं कॉपर प्लस सॉरी 2 प्लस Cu2 प्लस और CO2 प्लस। ये कुछ मेटल्स हैं ना जिनको हम एज ए एक्टिवेटर्स यूज कर सकते हैं, किसके लिए कोएंजाइम की तरह। छोटी छोटी चीजें देखो आपको याद रखना पड़ेगा, कोएंजाइम कर सकते हैं। देखो इससे पहले सबसे पहला क्या था, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, सॉरी ये तो ये वाला है, हाईली एफिशिएंट था सबसे पहला वाला। उसमें क्या था देखो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वाला था हाईली एफिशिएंट, जिसमें क्या था एक एंजाइम मॉलिक्यूल 1 मिलियन रिएक्टेंट पार्टिकल को क्या कर ले रहा था कैटलाइज करा दे रहा था, मतलब एक से कितना बना रहा था ज्यादा। दूसरा मेरा हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये हम देखना क्या है, याद ही करना आपको, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। थर्ड वाला ऑप्टिमम टेम्परेचर, वही ऑप्टिमम टेम्परेचर याद होना चाहिए आपको 298 टू 300 केल्विन, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच भी आप कर सकते हैं, 5 to 7 होनी चाहिए। और कोएंजाइम क्या होते हैं जो मेरे एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दें। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे एक्टिवेटर्स या फिर कोएंजाइम। एग्जांपल इसके K प्लस Na प्लस कॉपर प्लस और कोबाल्ट प्लस। ठीक है, कर लेंगे, आसान है। आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कि एंजाइम किस टाइप से एंजाइम कैटलाइज जो है किस टाइप से कैटलाइज कराते हैं रिएक्शन को, इसका एक मैकेनिज्म है वो देखते हैं।
ये आपने पहले पढ़ रखा होगा आई थिंक, अगर नहीं पढ़ रखा है तो अभी पढ़ लेते हैं। देखो आपने लोक देखा हुआ, लोक कैसा होता है? देखो एक एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज या फिर आप देखो की चाबी, पता है चाबी कैसा होता है? ऐसा होता होगा कि ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ से गेज होंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, और पीछे ये चाबी, ऐसा कुछ चाबी होता होगा अपना। जब इस चाबी को किसी लॉक में लगाया जाता है और इसको घुमाया जाता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसके अंदर के जो गेज हैं ये लॉक के अंदर, मतलब ये मेरा कोई लॉक होगा, ये चाबी इसके अंदर जाएगा और अंदर के ये जो है गेज के अंदर के जो मेरी केविटीज हैं उनसे मैच हो जाएगा। ऐसे कुछ वर्क करता है। अगर दूसरी चाबी यूज करेंगे तो इसमें जो अंदर की कैविटी है वो इस टाइप की होगी, तभी ये मैच करेगा। अगर मान लो चाबी मेरी दूसरी टाइप की है, सपोज चाबी मेरी इस टाइप की है, तो क्या ये मैच थोड़ी करेगा अंदर से, तो ये लगेगा ही नहीं लॉक में। सेम कॉन्सेप्ट है किसमें, एंजाइम कैटालाइज मैकेनिज्म में, इसलिए इसका नाम भी क्या बोलते हैं, लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं एंजाइम कैटालाइसिस मैकेनिज्म। एंजाइम कैटालाइज मैकेनिज्म, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं की या फिर की लॉक मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा होगा, देखते हैं। ये मेरा एंजाइम है, हमने पढ़ रखा है एंजाइम क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। एक टाइप का एंजाइम एक ही तरह के सबस्ट्रेट को कैटालाइज करा पाएगा, जैसे हमने अभी देखा था पहले। ठीक है, ये इसका शेप है, एंजाइम है, ई मतलब ई ना समझे इसको, ये इसका एक शेप है, कुछ भी हो सकता है, बस मैंने जनरली लिख दिया है कि ये ई है जैसा कुछ है। ये क्या है मेरा एंजाइम होगा, प्लस एंजाइम किस पे वर्क करेगा, किस सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा, तो सपोज ये है मेरा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कैसा होगा मेरा, कुछ चला गया, कुछ ऐसा होगा कि ये वाला कैविटी मेरा इसमें लग जाएगा, ये वाला सॉरी ये वाला गेज इस कैविटी में आ जाएगा और इस वाली कैविटी में ये आ जाएगा। ये क्या है मेरा सबस्ट्रेट। इसको मैं एस से शो कर दूं, इसको मैं ई से शो कर दूं, तो ई एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, इसके नीचे भी हम लिख सकते हैं ई प्लस एस, ये क्या बनाएगा, ठीक है, आपस में मिलेंगे एंजाइम और सबस्ट्रेट और मेरा प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, अगर मेरा ये सबस्ट्रेट इसमें फिट होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका भी अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखो प्रोडक्ट मेरा कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा।
ये क्या था मेरा एंजाइम था, इधर से मेरा सबस्ट्रेट आया होगा, सबस्ट्रेट को अलग कहीं से शो कर देते हैं, सपोज ये मेरा सबस्ट्रेट होगा, देखो ऐसा ये कुछ सबस्ट्रेट, फिर इसको मिटा देंगे, ठीक है। ये वाला ये क्या है मेरा एंजाइम, ये क्या है मेरा सबस्ट्रेट एस, ये क्या है मेरा एंजाइम ई, और ये क्या बन गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, इधर ही लिखते हैं क्या कि if the cavity pattern of enzyme matches with substrate, then product can be formed. Product can be formed. अगर मेरा एंजाइम का जो पैटर्न है इससे मिलेगा तभी मेरा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक टाइप के सबस्ट्रेट के लिए मैं एक ही टाइप का एंजाइम यूज कर सकता हूं। समझ रहे हैं ये बात? इजी है, कर सकते हैं हम में से। ठीक, अब देखते हैं कुछ सेफ सिलेक्टिव कैटालाइट्स। ठीक है, सेफ सिलेक्टिव कैटालाइस्ट या फिर जियोलाइट्स। सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट या फिर जियोलाइट्स। जियोलाइट्स, देखो जियोलाइट्स क्या होते हैं मेरे, जियोलाइट ये होते हैं मेरे एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। तो देखते हैं जियोलाइट बनता कैसा है मेरा। देखो नाम से पता चल रहा है ये क्या मेरा एल्यूमिनियम सिलिकेट है। आपने SiO2 का स्ट्रक्चर देखा है, SiO2 सिलिकॉन होगा, ऑक्सीजन होगा, सिलिकॉन होगा, ऑक्सीजन, आगे चलता जाएगा, इधर ऑक्सीजन आगे चलता जाएगा, नीचे क्या होगा ऑक्सीजन सिलिकॉन। ठीक है, फिर क्या बनेगा नीचे ऑक्सीजन और चलता जाएगा। ठीक है, इधर क्या आएगा मेरा सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऐसा बनता है कुछ। ऑक्सीजन या फिर पूरा नहीं बनाते हैं, इतना में काम चला लेंगे हम। ये क्या है मेरा सिलिकॉन। ठीक, ठीक है, ये क्या है SiO2। अब देखो एल्यूमिनियम सिलिकेट मींस, अब मैं क्या करूंगा कुछ सिलिकॉन को हटा के, कुछ सिलिकॉन को हटा के इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम, इसको भी हटा देते हैं। तो ये क्या बनेगा मेरा जियोलाइट। ये भी एक टाइप का कैटलिस्ट ही है, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है। और इसमें ये जो कैविटी बन रही है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आएगा मेरा एंड substrate can attach here। मतलब ये शेप के ऊपर डिपेंडेंट है, शेप कैसा है मेरा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल इसका जियोलाइट का, एक है ZSM5, ZSM5, ये क्या है मेरा, एक जियोलाइट है, जियोलाइट। ये करता क्या है, ये चेंज करता है इथेनॉल को पेट्रोल में। क्या करता है, इथेनॉल को चेंज करता है किसमें, पेट्रोल में। जो आप पेट्रोल गाड़ी में भरवाते हैं वही वाला पेट्रोल ZSM5 यूज होगा यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। जियोलाइट सिंपल सी टर्म से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। जियोलाइट होता क्या है, जियोलाइट होता है मेरा एल्यूमिनियम सिलिकेट, और बनता कैसे है, SiO2 के स्ट्रक्चर में कुछ सिलिकॉन एटम को एल्यूमिनियम से रिप्लेस करने पे मेरा जियोलाइट बन जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल, ZSM5, ठीक है। वो करता क्या है, इथेनॉल को चेंज करता है किसमें, पेट्रोल में, ठीक है। नोट करिए आप ये। आगे चलते हैं, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा। अभी तक हमने सरफेस केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 40% 45% कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे कोलोइड्स के बारे में। कोलोइड्स क्या होते हैं, पूरा चैप्टर आपका कोलोइड्स पे ही चलेगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन एंड कोलोइड्स। कोलोइडल सॉल्यूशन एंड कोलोइड्स। कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड्स क्या क्या होते हैं, देखो कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड्स बताने से पहले मैं आपको एक सॉल्यूशन का टाइप बता देता हूं कि कौन कौन सा किस किस टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है। एक होता है मेरा ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है मेरा कौन सा सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, एक होता है मेरा सस्पेंशन, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, आप बढ़िया से समझ जाएंगे। सपोज ये कंटेनर लेता हूं मैं, इसमें पानी भर दिया, ठीक है। इसमें सपोज मैं डाल देता हूं सॉल्ट, या फिर इसको मिक्स कर देते हैं बढ़िया से, ठीक है। सपोज ये है क्या है मेरा, वाटर प्लस NaCl, या फिर सॉल्ट लिख दो आप लिखना चाहें तो, ठीक है। वाटर प्लस सॉल्ट, सेकंड सॉल्यूशन है मेरा, वही पानी लूंगा या फिर पानी छोड़ो, दिखने में तो कैसा दिखेगा, ये है मेरा मिल्क, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन में लूंगा, पानी लूंगा, ठीक है, वाटर प्लस सैंड, मिट्टी। पहले में क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट, नमक है, इसमें मिल्क है, और इसमें क्या है मेरा, वाटर प्लस सैंड। ये सैंड पार्टिकल्स मान लेता हूं मैं, क्योंकि मिक्स तो होंगे नहीं सैंड पार्टिकल, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये मेरा वाटर प्लस सॉल्ट है। क्या मैं बिना देखे बता सकता हूं किसी पानी में कि इसमें नमक मिक्स हुआ है या नहीं हुआ? देख के मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है पानी में, वो मेरे को ट्रांसपेरेंट ही दिखने वाला है, ठीक है। अगला मैं देखता हूं मिल्क। मिल्क के पार्टिकल्स को हम जनरली आंखों से तो नहीं देख सकते,
लेकिन इसको हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू हम मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम देख सकते हैं। अगला है वाटर प्लस सैंड। पानी ऊपर रहेगा और सैंड नीचे रहेगी, इसको हम इजीली देख पाएंगे। ठीक है, तो जिसमें हम डिफरेंस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और जिसको हम थ्रू माइक्रोस्कोप देख पाएंगे या फिर कुछ प्रोसेस होती है जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू इसके जो पार्टिकल्स हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू इनके जो पार्टिकल्स है, मिल्क में भी देखो कुछ कुछ पार्टिकल तो होंगे ही। प्रोटीन्स होता है, कौन सा प्रोटीन होता है मिल्क में? वे प्रोटीन। ठीक है, इनको हम अलग कर पाएंगे। जनरली हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ प्रोसेस के थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं। वो क्या होगा मेरा? कोलोइडल सॉल्यूशन। लेकिन सैंड और वाटर ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल फिल्टर पेपर से भी हम इसको अलग कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा मेरा? सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। यही दो तीन चीजें हैं जो आज हम देखने वाले हैं। अभी देखो इनमें कुछ कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस हमें अभी देखते हैं। तो लिखते हैं, देखो डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहला वाला ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। आगे कौन सा है? दूसरा वाला कौन सा था? कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। थर्ड कौन सा था मेरा? सस्पेंशन, सस्पेंशन। ठीक है, इनमें कुछ डिफरेंस है, वो हम देखते हैं अभी क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला देखता हूं, सबसे पहला मेरा पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज कितनी होती है? ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर ये होती है। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन की कितनी होती है मेरी? कोलोइडल की होती है 1 नैनोमीटर टू, या फिर 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, और जो सस्पेंशन है उसकी पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, इसमें सबसे छोटी होगी 1 to 1000 नैनोमीटर और ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। जनरली हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं चैप्टर पे, कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये पहला मेरा हुआ। दूसरा देखते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, क्या हम ट्रू सॉल्यूशन को देख पाएंगे? नहीं, नहीं देख पाएंगे। मतलब ट्रांसपेरेंट दिखेगा, देख तो पाएंगे ही, उसके पार्टिकल्स को हम नहीं देख पाएंगे। NaCl, Na+ और Cl- मिक्स हो चुका है पूरी तरीके से, उसको हम नहीं देख पाएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं कि पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। पार्टिकल्स मेरे नहीं दिखेंगे। कोलोइडल में क्या हम आंखों से देख के बता सकते हैं? क्या हम मिल्क में देख के बता सकते हैं कि ये मेरा वे प्रोटीन का पार्टिकल है? ये नहीं, हम आंखों से देख के बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इसको हम लिख सकते हैं विजिबल इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। सस्पेंशन तो इजीली हम देख सकते हैं, इजीली विजिबल बाय आई। आंखों से हम इसको इजीली देख सकते हैं, इसके लिए हमें कोई एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, क्या मैं ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर कर पाऊंगा थ्रू फिल्टर पेपर या ऐसे कुछ? नहीं, इसको मैं फिल्टर नहीं कर पाऊंगा। तो ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट फिल्टर, इसको मैं फिल्टर नहीं कर पाऊंगा।
तो बताओ अब क्या मैं कोलोइडल को फिल्टर कर पाऊंगा? कोलोइडल को कर सकता हूं, तो लिख सकता हूं फिल्टर्ड बाय, किसके थ्रू? कुछ मेम्ब्रेन यूज करनी पड़ेगी मुझे स्पेसिफिक टाइप की इसको फिल्टर करने के लिए, फिल्टर्ड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन हम आगे देखेंगे। जनरली सेमी परमिएबल कुछ मेम्ब्रेन होती है, एनिमल मेम्ब्रेन, वो हम आगे देखेंगे। सस्पेंशन, क्या मिट्टी के सॉल्यूशन को मैं फिल्टर कर पाऊंगा? यस, इजीली फिल्टर कर पाऊंगा बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर, कैन बी फिल्टर्ड बाय, कैन बी filtered by normal filter paper। ठीक है, अगला हम देखते हैं सेटलिंग अंडर ग्रेविटी, कि ग्रेविटी का इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये मेरे पार्टिकल सेटल हो पाएंगे या नहीं? बताओ, क्या ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल हो पाएंगे? क्या हम नमक घोलते हैं वो ग्रेविटी के थ्रू सेटल डाउन होता है? नहीं। तो लिख से सीधा डू नॉट settled by gravity। इसको कर सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, नॉट सेटल्ड। सस्पेंशन, यस, इसको हम कर सकते हैं। सेटलिंग अंडर ग्रेविटी, इसको हम नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। ये तो हो ही जाएगा क्योंकि सैंड के पार्टिकल वैसे ही थोड़े हैवी होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। देखिए यहां तक हुआ हमारा कौन सा चीज, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड कोलोइड्स। इसको नोट कीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं, एक छोटी सी टर्म और देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे हम। देखो कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, कोलोइड्स कैसे होते हैं। देखो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन पे हम इतना नहीं ध्यान देने वाले, हमारे सिलेबस में कोलोइड्स पे ज्यादा फोकस किया गया, तो हम आगे कोलोइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो कोलोइड्स क्या होते हैं। देखो कोलोइड्स आप देखेंगे कोलोइड्स ऐसा सॉल्यूशन है, जनरली हम अपनी लाइफ में उसको जनरली यूज कर रहे हैं, बहुत बार यूज कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी, जैसे कफ सिरप पीते हैं हम, कोई भी जिसका कुछ प्रॉब्लम होगा, तो कफ सिरप में एक लाइन लिखी होती है, मिक्स वेल बिफोर यूज। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करें बिफोर यूज। मान लो रखिए 1-2 महीने से कहीं पे, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो चुके होंगे बहुत टाइम के बाद में। ठीक है, तो उसको अच्छे से हम मिक्स करना पड़ेगा। तो यही मेरे कोलोइड्स होते हैं जो हम जनरली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोलोइड्स आर, इसको डिफाइन करें, कोलोइड्स आर वेरी फाइन पार्टिकल। रेंज कितनी होती है? अभी हमने डिफरेंस देखा है, कोलोइड्स कहां से कहां तक होते हैं, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। ठीक है, कोलोइड्स आर वेरी फाइन पार्टिकल which is formed by, देखो
कोलॉइड्स जो है वो दो टाइप के चीजों से मिल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इसमें कोलॉइड्स होंगे तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो इसमें दो टाइप की चीजें होंगी, क्या क्या होंगी? एक तो होगा मेरा सॉल्वेंट और एक क्या होगा मेरा, सपोज नीचे कुछ हमने पानी में नमक मिलाया, तो जो नमक क्या होगा वो क्या होगा मेरा सोल्यूट, और जो पानी होगा वो मेरा सॉल्वेंट। तो नमक क्या है मेरा यहाँ पे, सोल्यूट, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन मुझे बनाना है विच इज फॉर्म्ड बाय डिस्पर्स्ड phase and dispersed medium ठीक है। सॉल्यूशन हमेशा दो चीजों से मिल के बनता है, एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है। और सॉल्यूशन मेरा, ये भी देखो दो ही चीज, हम इसको कंपेयर कराने का ट्राई कर रहे हैं कि आप इजीली याद कर पाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हम जनरली बता रहे हैं कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। वैसे ही मेरा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। लिखते हैं इसको कि डिस्पर्स्ड फेज, इसको आगे से मैं डीपी बोलूंगा, डिस्पर्स्ड फेज। ये होता है सिमिलर टू किसके जैसा होता है, सिमिलर टू मेरा सोल्यूट। जैसे इसमें नमक मिलाए थे ना, वैसे डिस्पर्स्ड फेज होती है, सिमिलर टू सोल्यूट, ठीक है। और एक होगा मेरा डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड मीडियम, आगे से मैं इसको क्या बोलूंगा, DM, ठीक। ये किसके जैसा होता है, सॉल्वेंट के जैसा, क्योंकि मीडियम है ये मेरा पूरा, समझ रहे हैं, सॉल्वेंट के जैसा है पूरा है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स डीपी के होंगे, मतलब डिस्पर्स्ड फेज के। सिमिलर टू ये किसके जैसा, कैसा होगा, सिमिलर टू सॉल्वेंट, ठीक है। समझ पाएंगे? अगर डायग्राम बनाना चाहें तो आप बना ले कि ये मेरा पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मेरे कुछ पार्टिकल हैं, इजीली आप रिकॉल कर पाएंगे। तो मेरा ये जो है पूरा मतलब सोल्यूट जो है वो क्या होगा मेरा, डिस्पर्स्ड मीडियम लिख दूं सीधा, अब पूरा लिखने का कोई फायदा नहीं, DM लिख देता हूं सीधा, ठीक है। और मेरे ये जो पार्टिकल है रेड कलर से, मैं मार्कर से आप पहचान सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये मेरा क्या है, DP पार्टिकल, ये मेरा है DM, ये मेरा है DP, ठीक है। अब से आगे हम कोलॉइड्स के बारे में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।